परहित धर्म, एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी। रात करीब 9 बजे दफ्तर से लौटने के क्रम में प्रफुल्ल बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही है और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से भाग नहीं रही है। उसके साथ उसका बच्चा भी है। प्रफुल्ल जी ने गार्ड की बातों को सुन बेहद अचरज से उस महिला को अपने नजदीक बुलाया और उससे जानना चाहा, आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है? कपकपाते हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले प्रफुल्ल जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मध्यम आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब, मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। तत्काल आपकी मदद चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला प्रफुल्ल जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रफुल्ल जी ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद बेहद गंभीर व शांत हो गए। उसके बाद वे मैली कुचैली साड़ी पहनी कभी उस महिला की तरफ अपनी आंखें फेरते तो कभी उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर तक बेहद गहरी चिंता में प्रफुल्ल बाबू गोताखोरी करते रहे। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुंची थी। आप कब से मेरा इंतजार कर रही हैं? क्या आपने कुछ खाया है? प्रफुल्ल जी ने महिला से जानना चाहा। इसके उत्तर में महिला कुछ बोल न सकी, बस उनको लगातार एकटक देखती रही। प्रफुल्ल जी ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोलकर उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम में रहने का इंतजाम करवाया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। उन दोनों के भोजन करते करते प्रफुल्ल जी फिर अपने मोबाइल फोन से किसी से कुछ बात करते हुए उनके सामने उपस्थित हो गए। महिला ने पुनः उनसे फरियाद करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। महिला बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर गई। अरे माताजी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी माँ समान हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रफुल्ल बाबू ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। इतने में रात के बेहद खामोश सन्नाटे को चीरती हुई हॉर्न बजाती एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद एक डॉक्टर वहां उपस्थित हुआ। आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है, इसको जरा बेहद गंभीरता से पड़ताल कर इसका इलाज कीजिए, प्रफुल्ल जी ने कहा। डॉक्टर बाबू ने बिना अपना वक्त गंवाए तकरीबन 20 मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जांच करने के साथ साथ कुछ दवाइयों की पर्ची भी वहां खड़े प्रफुल्ल बाबू के हाथों में पकड़ा दी। ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, अभी देने हैं, और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूं। इनकी रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊंगा, डॉक्टर ने प्रफुल्ल जी से कहा और फिर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने डॉक्टर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने का निर्देश दिया
और फिर खुद अपने घर के अंदर जाने के लिए वहां से बरामदे की ओर मुड़े। साहब, बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे। मेरे पास तो रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं। महिला गिड़गिड़ाई। माताजी, बस आप निश्चिंत रहें और जाकर आराम करें। रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर प्रफुल्ल बाबू वहां से निकलकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे के तमाम रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर हुए और उसे 1-2 इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी। अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले प्रफुल्ल बाबू ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला का अच्छी तरह से ख्याल पूछा और सबको उन दोनों का बेहतर ख्याल रखने के लिए निर्देश कर वहां से निकल गए। प्रफुल्ल बाबू एक निजी दूरसंचार कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत थे। डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जांच करते और साथ ही बेहतर ढंग से उसका इलाज भी। प्रफुल्ल बाबू भी सुबह शाम जब भी उनको समय मिलता उन दोनों की खोज खबर ले लेते। महिला जब भी उनको देखती रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। हालांकि प्रफुल्ल बाबू उसको बार बार और लगातार ये ना करने के लिए कहते रहते। दिन बीतने के साथ साथ बच्चे का नियमित रूप से बेहतर इलाज होता रहा। साथ ही रहने खाने का भी भरपूर ख्याल रखा जाता। तकरीबन 1 महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया तो महिला प्रफुल्ल बाबू के सामने जाकर बोली, साहब, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम बस वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी का एहसानमंद रहूंगी। जब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी तो प्रफुल्ल बाबू ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और 2 जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दी और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि इसे उन्हें ही दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है। महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हें लगातार अनगिनत दुआएं देती वहां से बढ़ चली। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर कृष्णकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे प्रफुल्ल जी की बहुत तारीफ करने लगी। बाबा, आपका बेटा तो देवता है, देवता। कितना ख्याल रखा हमारा। ऐसा बेटा किस्मत वाले को नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सलामत रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूँ, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए। बचपन से ही मैं अपने पिता से महरूम रहा हूँ, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे बाप ने मुझे कुछ करने के लिए आदेश दिया है। आप कृपया इनसे कुछ मत कहिएगा। आपकी वजह से मुझे इस माता के द्वारा जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। आपका अपना प्रफुल्ल शर्मा। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णकांत जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान पवित्र आत्मा के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। दोस्तों, ये मर्मस्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में इस कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।